नाज़रीन, वेलकम बैक। ईद शो में आपका मेज़बान बिशारत हुसैन और मेरे साथ हादिया उमर। हम आपके साथ हैं और ईद शो बड़ी गहमा गहमी के साथ जारी है और हमारे मेहमान ईद छोड़ के आज के इस दिन में हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले डॉक्टर सरफराज साहब यहाँ पे मौजूद थे, उनको घर से बड़े कॉल्स आ रही थी, उनके जाना पड़ गया, वो भी चले गए। अब हमारे साथ दूसरे मेहमान जो इस वक्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, एक शहर का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने आर्ट के हवाले से, कल्चर के हवाले से बहुत काम किया और गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल के साबका वो डायरेक्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हलीम साहब। डॉक्टर हलीम साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बड़ी खूबसूरत आवाज़ और आबदा परवीन की शागिर्द हैं फ़रीहा नवाज़। फ़रीहा नवाज़, आपको भी हम वेलकम कहते हैं आज के इस शो में कि ईद के इस दिन में आप हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ जनाब डॉक्टर मियाँ जायद साहब और उनकी मिसेस नाजिया जायद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ईद का ये शो अपनी गहमा गहमी के साथ इसी तरह से जारी है। आज ईद के दिन के हवाले से और इस खूबसूरत दिन के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके इदारे का और आपका पर्टिकुलरली पूरी टीम का बहुत मशहूर हूँ कि मुझे आपने इज़्ज़त बख्शी है आज के इस प्रोग्राम में। बड़ी जल्दी में निकला हूँ। तो जहाँ तक पैगाम का तल्लुक़ है, चूँकि ईद कुर्बान है, तो आई थिंक कि हमें ये कुर्बानी का जो दिन है वो कुर्बानी डिमांड करता है। हमें अपने बहुत सारे एहसासात, जज्बात की कुर्बानी देना चाहिए और इवन इफ़ के हमें इस बात पे भी कुर्बान होना चाहिए कि हमने बकरा फ्रिज में नहीं डालना जो उन लोगों तक पहुँचे। मतलब कुर्बानी जो है उसकी लिमिट सिर्फ बकरे के ज़िबा करने तक नहीं है। कुर्बानी का असल मकसद जो है वो इसार है और लोगों से मोहब्बत करना, प्यार करना। नाज़रीन, हमारे दीन में इस चीज़ की बहुत वजाहत है कि इंसानों से प्यार करना और इंसानों का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी यही कुर्बानी है। और इस्लाम में, इस्लाम का तो आगाज़ ही उस बड़ी कुर्बानी से होता है। इस्लामी महीने का मुहर्रम उल हराम से एक नबी पाक के आल के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ी कुर्बानी थी। इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा वो काम उन्होंने किया और इसका इख्तिताम जो है वो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पे होता है। तो इसी से हमें समझना चाहिए कि कुर्बानी का मकसद क्या है। कुर्बानी अपनी ज़ात की नफ़ी करके दी जाती है और आज का दिन यकीनन हमें ये सबक देता है कि अपने लिए, अपने लोगों के लिए हमें इसार, मोहब्बत जो है ये आगे बढ़ाना चाहिए। फ़रिया हमारे साथ मौजूद है। फ़रिया, आप अपनी फ़ील्ड में आपने बहुत नाम कमाया और बड़ा माशाल्लाह अभी आप बड़ी मसरूफ़ तरीन एक फ़नकारा हैं पाकिस्तान की। आबदा परवीन की आप शागिर्द हैं और ये सादत मेरा ख्याल बड़े कम लोगों को मिली। तो आज ईद के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस खूबसूरत दिन में आपने हमें इनवाइट किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं सबकी कुर्बानियाँ कबूल करें। चलें जी, आपसे पहले हमारे ये मेहमान भी मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर मियाँ जायद साहब और इनकी मिसेस हमारे साथ हैं। तो ये खूबसूरत प्रोग्राम इसी तरह से चल रहा है। तो जनाब डॉक्टर मियाँ जायद साहब, ये आज की इस खूबसूरत सी इस प्रोग्राम में, इस महफ़िल में आप सब लोग मौजूद हैं। अच्छा हादिया, ये हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, कोई आपके ज़हन में भी कोई अगर कोई सवाल हो? मैं पूछना चाह रही थी डॉक्टर हलीम साहब से कि एक तो उन्होंने अपनी मसरूफ़
टाइम में से अपना इस ईद के दिन, इतनी मसरूफियत जिस दिन होती है, उन्होंने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। तो मैं पूछना चाहूँगी उनका ये दिन कैसा रहा आज का, कितना मसरूफ़ रहा और क्या किया उन्होंने, दिन की शुरुआत कैसे की? शुरुआत तो ज़ाहिर है ये कुर्बानी से ही हुई, और गोश्त बांटते बांटते आपके स्टूडियो तक पहुंचा हूँ। कुछ शापर साथ रख लिए होंगे रास्ते में, कोई रान रख ली हो साथ में? ये फिर वापस जाएंगे जब आप हमें फारग कर देंगे, तो फिर वही सिलसिला शुरू कर देंगे। वो जहाँ से सिलसिला तीन टूटा है वहीं से दिन जुड़ेंगे। यही सिलसिला है कि गोश्त हमने जो मुस्तक के नीडीज हैं उन तक पहुँचाना है। कोशिश होती है कि घर में कुछ ना रखा जाए, क्योंकि हम गोश्त खोर हैं ही नहीं एक्चुअली, वेजिटेरियन हैं, दालें खाते हैं। गोश्त का जब दिल करता है ना तो फिर वो मछली वगैरह खाते हैं। ये डॉक्टर साहब, मैंने पहली बात सुनी है कि गुजरांवाला में रहते हुए कोई ऐसी बात सुने कि मैं गोश्त का शौकीन नहीं हूँ। जी देखिए, सुन्नत के तौर पे हम टेस्ट तो करते हैं, ज़ाहिर है ये स्वाब का भी काम है कि आप कुर्बानी का गोश्त खाएं, लेकिन जिस तरह से गोश्त खाया जाता है ना, जी जी, वो उस तरह से नहीं खाना चाहिए। ये दरअसल कुर्बानी का गोश्त दूसरों के लिए होता है। देखिए, अब 3 हिस्से से किए जाते हैं, अपनों के लिए, गैरों के लिए, फिर अपने लिए भी। यहाँ तो ये होता है, ये 3 हिस्से किए, ये अपने लिए, ये फिर अपने लिए और फिर अपने लिए। 3 हिस्से किए और फिर ये है कि जब आप 2 हिस्से बांट लेते हैं ना, तो फिर आपके जहन में आता है कि यार वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया। यहाँ एक्चुअली आपकी कुर्बानी शुरू होती है कि आप अपने हिस्से से आप क्या देते हो। अच्छा, इस बात जब वो विड्रॉ करते हो ना, तब कुर्बानी होती है। बिल्कुल। वैसे तो आपने 3 हिस्से करने देने हैं ना, जो 3rd हिस्सा है जो अपने फ्रिज में जाना है, उसी की कुर्बानी देनी, वो एक्चुअल कुर्बानी के लायक होता है, वो देनी चाहिए। जी, मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह लड़कियाँ मेहंदी, चूड़ियाँ और उसके पहले शॉपिंग और इधर उधर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं लड़कियों की, तो आप जो है वो ईद जो है वो किस तरह सेलिब्रेट करती हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैंने अपने प्रोग्राम्स करने होते हैं और बस ऐसे बिज़ी रहती हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरी सिस्टर या भाभी घर वाले करते हैं, मुझे तो पता नहीं होता कि मेरे लिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। तो ईद का दिन जो है वो नमाज और कुर्बानी और इसी तरह बच्चों के साथ सारा दिन घर में मामा पापा बहन भाई, बड़ा अच्छा लगता है कि 1-2 दिन जो है हमें वो मिलते हैं कि हम फैमिली के साथ जो है एंजॉय कर सकें। प्रिया, कोई ईदी मिलती भी है या अब देनी पड़ती है? सर, ईदी मुझे इतना शौक़ ही नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही जो है ना वो काम कर रही हूँ और इस तरह से बाबा के साथ ही, तो मुझे ये नहीं पता हो रहा मैं बाबा को ईदी दे रही हूँ कि वो मुझे दे रहे हैं। अच्छा। इसी तरह से, और बचपन में ईदी लेने का बहुत शौक़ होता था, लेकिन अब तो बस ऐसे ईद गुजारते हैं। हाँ जी। तो फरिया, क्या बनता है आपके घर में ईद वाले दिन में? क्या सब लोग शौक से खाते हैं? हमारे घर में जो सबको पसंद है, जैसे बच्चों की कुछ और डिमांड होती है, बड़ों की कुछ और होती है, तो फिर जिसको जो पसंद है, ज़्यादा हमारे घर में खीर जो है वो मम्मा को बहुत पसंद है, बच्चों को, तो ऐसे जिसको जो पसंद है वो अपनी मर्ज़ी से खुद देखते हैं। और कुर्बानी का क्या बनता है? कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हम कुर्बानी करते हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। तो आप भी शौकीन है खाने की? मैं शौकीन, जाहिर है आर्टिस्ट जो भी है, हमें एक अच्छा खाना, अच्छा गाना और यही चीज़ें हमारी शौकीन। अच्छा माहौल चाहिए। अच्छा माहौल चाहिए। हाँ, चलिए इधर आएंगे हम ज़रा भाभी की तरफ के। आप ईद के दिन क्या कुकिंग करती हैं कोई? जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या चीज़ बड़े ज़बरदस्त किस्म की आप बनाती हैं? जैसे एक डॉक्टर सरफराज भाई ने कहा था नमकीन गोश्त, अच्छा, वो मेरा लाजमन बनता है, और मटन कढ़ाई। अच्छा, ये बताएं कि अब माशाल्लाह बच्चे भी हैं, सब कुछ है, घर में रौनक भी है। वो पुराना वक्त याद आता है जब ईद मनाते थे तो ईदी मिलती थी, तो उसकी पहले प्लानिंग होती थी। जब ईदी मिलती थी, छोटे होते थे, ईदी मिलती थी, उसके पहले कोई प्लानिंग होती थी कि ईदी मिलेगी तो हम ये करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सोचा करते, इतने पैसों को ये लेना, इतने पैसों का ये लेना, ये करना, बाहर जाना बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ। तो अभी आपको ये बताएं कि आपको ईदी लेना अच्छा लगता था कि ईदी देना अच्छा लगता है?
लेना अच्छा लगता था, देना अच्छा आप लगता देना है। अच्छा लगता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप जाहिर है आपकी भी बचपन की कोई यादें होंगी ईद के हवाले से। जी जी। तो क्या आप ईद को प्लान करते हैं कि करते होंगे तब कि अच्छा इस तरह से ईद होगी तो इस तरह कौन सी, पता क्या होता है ये कुछ अंदर चीज़ें होती हैं जो वैसे आम टाइम में नहीं हो सकती, वो जैसे पहले जिक्र हुआ ना कि हम ईद ना अपने गाँव ही जाके करते थे, वो सारे कज़न इकट्ठे हो जाते थे। हमारी उधर एक फैक्ट्री भी है, वहाँ पे सारे मिल के फिर ना खुद से बनाते थे, घर वाले नहीं, ख़वातीन नहीं होती थी, तो मतलब काफ़ी उधर- सारी डिशेस उधर भी बर्दी बनाते थे। डेफिनेटली फिर बैठ के एंजॉय करते थे, बाकी गपशप होनी, मुलाकात भी होनी इस बहाने, और वो सारों ने फिर खाना भी एंजॉय करना। तो अच्छा मैं डॉक्टर सब साहब, जी एक और चीज़ के जब मैं बचपन की बात करता हूँ या उस वक्त की बात करता हूँ या बीदी लेने के दिन होते हैं, फिर उसके साथ इंसान जब उस चीज़ को याद करता है तो बहुत सी यादें भी साथ होती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में थे अब नहीं हैं, उनकी याद भी सताती है, वो भी याद आते हैं। तो इन चीज़ों को इंसान की फीलिंग्स कहाँ से ये ले? देखें, आप ना जिस मर्ज़ी स्टेज पे पहुंच गए हैं, जितनी मर्ज़ी आपकी एज हो जाए, लेकिन आपका पेरेंट्स के साथ वो जो लगाव होता है, जो आप उनके साथ टाइम गुजारा होता है, इस तरह के मौक़ों पे मज़ीद याद आते हैं। ठीक है, जितना मर्ज़ी आप, मेरा मतलब 80 साल की भी चाहे हो जाए तो आपको ना ये चीज़ फीलिंग नहीं जाती। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर हलीम साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह जितनी देर आप डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल रहे, आपने बहुत ज़्यादा खिदमत, क्योंकि मैं तो आपको बड़े अरसे से देख रहा था कि आपने आर्ट को प्रमोट करने के लिए बड़ा काम किया। आपने पेंटिंग्स, एग्जीबिशंस और पेंटिंग के स्टूडेंट्स को आगे लेके आए, उनको कल्चर के हवाले से आपने बहुत काम किया। यहाँ के प्रोग्राम्स आप पंजाब आर्ट्स काउंसिल के, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के साथ आपने बहुत से प्रोग्राम किया, बड़ा टैलेंट आपने इंट्रोड्यूस करवाया। तो आपकी ये सारी एफर्ट्स जो हैं यकीनन एक शहर के लिए एक बहुत बड़ा आपकी ये कंट्रीब्यूशन है कि आपने आर्ट को, आपने कल्चर को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। तो अभी गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल की जो एक्टिविटी है वो उसी हिसाब से नए आर्टिस्टों को एकोमोडेट करती है और उनको फैसिलिटेट करती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मतलब ये तो इसमें आर्ट्स काउंसिल का जो किरदार है उस हवाले से आप देखिए, आर्ट्स काउंसिल बुनियादी तौर पे आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन का दायरा है। ये दरअसल दायरा ही उन आर्टिस्टों का है जो म्यूज़िक से वाबस्ता हों, लिटरेचर से वाबस्ता, शायर हों, राइटर हों, पेंटर हों, म्यूज़िक वाले हों, म्यूजिशंस हों या गायक हों, ये उन लोगों का दायरा है। शायद आपने कुछ डिफरेंस फील किया हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि आजकल आर्ट्स काउंसिल क्या कर रही है। जहाँ तक मेरे अपने दौर का तल्लक है तो मुझे बड़ी कंटेंटमेंट है कि मैंने कम से कम अपने आप के साथ इंसाफ किया, अपने इदारे के साथ इंसाफ किया। तो यही वजह है कि मेरे टन्योर में जितने भी टैलेंट हंट हुए जो पंजाब लेवल के कॉम्पिटिशन्स थे, उसमें मेरे डिवीज़न से जितने भी लोग हम यहाँ से सेलेक्ट करके भेजते थे एक प्रोसेस के ज़रिए से, वो विक्ट्री स्टैंड पे होते थे। हर कैटेगरी में विक्ट्री स्टैंड पे होते थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी, मैं समझता हूँ शायद मैं भी दूसरे अफसरान की तरह सुलगश होता अगर मैं सिर्फ नौकरी करता। आपने इसको सिर्फ नौकरी नहीं समझा, आपने एक मिशन लेके चले हुए। मैंने जब मैं रिटायरमेंट मेरी हुई है, कमिश्नर साहब थे और अफसरान थे, तो जब मुझे उन्होंने कहा ना कि आप बात करें, तो मैंने एक ही बात कही थी कि जो मेरा प्रेडिसेसर है, नया आने वाला बंदा है, उससे यही रिक्वेस्ट की थी कि इसे नौकरी समझ के ना करना, ये काम शौक़ से होता है, क्योंकि आपने प्रमोशन करनी है, आप एक प्रीचर हैं, आपने अपने कल्चर को दुनिया के सामने आश्कार करना है। और ये बहुत बड़ा टूल है दुनिया में, जिन कौमों ने भी तरक्की की है अपनी सकाफत की बुनियाद पे की है, लिहाजा इस पर स्लगशनेस नहीं होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, हत्तुल मकदूर कोशिश की कि न सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और हमने करवाया, एडिटोरियम बना,
मेरे दौर में बना, और आर्ट गैलरी बनी। फिर हमने मुख्तलिफ़ क्लासेस का इजरा किया, म्यूज़िक में उसमें थी, और गायकी, पेंटिंग, कैलीग्राफी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है आर्टिजन्स हैं हमारे, ये हैंडीक्राफ्ट से मुतल्लिक़ आर्टिस्ट, उनको प्रमोट करने के लिए काम किया। एग्ज़िबिशंस और शोबा जाते हैं जिसमें हम काम करते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि कोई भी शोबा मिस ना होने पाए। एक माह में अगर मैंने, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह साल में 365 दिन होते हैं, और मुझे ये भी शर्फ हासिल है कि मैंने 365 नहीं 366 बल्कि इससे भी ज़्यादा प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, आपके दौर की ये चीज़, मैं क्योंकि शुरू से आर्ट्स काउंसिल के साथ मेरी दो प्रोग्राम भी बड़ी अटैचमेंट रही है। खुसूसन आपका जो टेन्योर था उसमें मैंने ये चीज़ देखी कि आपने बेइंतहा काम किया। कब भी आर्ट काउंसिल के, जिस तरह आपने कहा कि 365 दिन होते हैं, तो 366 प्रोग्राम्स हुए होंगे शायद उससे ज़्यादा, लेकिन मैंने देखा कि शायद ये 600 को से भी ज़्यादा ये इसको टच करते हैं। ये आपकी बड़ी इसमें एफर्ट्स थी। मुझे प्राइड ऑफ इन्होंने दिया ना, पंजाब गवर्नमेंट ने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, तो मुझे नहीं पता था कि यार ये क्या, क्योंकि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ बात तो शायद नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिकली, चूँकि हम स्टूडेंट लाइफ में भी पॉलिटिकली एक्टिव थे, सकाफ़त से भी तल्लक था, जीसी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की सोबत का भी असर होता है। जहाँ मैं पढ़ा हूँ उसके बिल्कुल साथ ही बुखारी एडिटोरियम था, तो वहाँ से कभी कभी जब मौसीकी की आवाज़ आती थी, तबले की वो थाप और हारमोनियम की जो सुरें कानों में आती थी, तो कुछ और दोस्तों के साथ मैं भी उधर चला जाता था। तो मुझे अक्सर मेरे क्लास फेलोज़ कहा करते थे कि यार हमें लगता है कि तुम इस तरफ ही जाओगे, तुम्हें इस तरफ आना चाहिए। तुम जब यानी तबले की और सुर की वो आवाज़ आपको खींचती थी, उस तरफ चले जाते थे जी। तो वो एक ऐसी सोबत थी, कोई ऐसी समझ लें वहाँ पे पार्टिसिपेशन थी कि एक लगाव था। मसलन गाने की हद तक नहीं, बजाने की हद तक नहीं, लेकिन सुनने की हद तक ये था कि हम टेक्निक्स पे भी बात करते। असातिज़ा जो हमारे थे बड़े अच्छे असातिज़ा थे, वो ना सिर्फ शायरी पे बल्कि वो मौसीकी और गायकी के असरार रमूज़ पे भी डिस्कशन किया करते थे, बड़े उस्ताद लोग थे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि आप का नौकरी सिर्फ नहीं थी, शौक साथ इसमें शामिल था, और यकीनन आपका वो शौक नज़र आया, हमने देखा। अच्छा, जब म्यूज़िक की, तबले की और सुर की बात हो रही है, तो हादिया इतना बड़ा नाम है हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, फरीहा मौजूद है। पहले तो मैं पूछना चाहूँगी फरीहा, जैसे कि आप एक सिंगर हैं, ये आपके पास एक स्किल था, कि आपको बचपन से शौक था इस चीज़ का, और इसको एक स्किल को प्रोफेशन में लेके जाने के लिए एक मेहनत लगती है, और उसके बाद जो एक फैमिली की सपोर्ट, समाज को देखना, आपने कुछ ऐसा फेस किया? जी बिल्कुल, शौक मुझे मैं था। एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे दूं। ज़रूर सर। फरिया ने अपनी जो है ना, ये गायकी समझ लें या ये नात खानी से इन्होंने किया था। तो नात खानी में हम चूँकि कंपटीशन करवाते थे रबीउल अव्वल में, ये मुकाबला या जो पाकिस्तान लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट से लेके ऑनवर्ड पाकिस्तान लेवल तक मूव करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के विनर है डिवीज़न में आते हैं, डिवीज़न के विनर सूबे में जाते हैं, सूबे के विनर पाकिस्तान लेवल पे जाके कंटेस्ट करते हैं। तो फरीहा जब अपने वालिद साहब के साथ नात के लिए आई ना, तो पहले तो मैं हैरान था कि यार ये बच्ची इतनी सुर, और मैंने कहा किसी बड़े उस्ताद का काम है, ये बड़ा सीखा है। जो विक्ट्री स्टैंड पे थी, गालबन फर्स्ट पोजीशन थी या सेकंड थी, तो मैंने पूछा कि किससे सीखा है, कि नहीं खुद ही सीखा, अब्बा ने सिखाया है या अब्बा से ही मैंने सलाह लिया। तो फिर इसके बाद एक और प्रोग्राम आया जिसमें आरफाना कलाम का था, वो भी ये विक्ट्री स्टैंड पे चली गई। फिर एक और प्रोग्राम आ गया जो पर्टिकुलरली हीर खानी का था, हीर पढ़नी थी। तो हीर जब पढ़ी फरीहा ने, तो वो उसमें वाक़तन हीर ही लगी। यानी न सिर्फ गुजरांवाला, लाहौर से भी पीर वारिस शाह के
दरबार पे पाकिस्तान भर का बहुत बड़ा मुकाबला होता है, वहाँ से गोल्ड मेडल भी लेके मैंने रिक्वेस्ट की इनके वालिद साहब से, यहाँ पे बैठे हुए हमारे साथ। मैंने कहा यार प्लीज़ डोंट वेस्ट दिस ट्रेयर, इसको अब इस लाइन से हटाना नहीं है, आए आगे आए। तो नहीं माशाल्लाह जी, आपकी बड़ी ये गुजरावाला आर्ट काउंसिल का फ़ख्र है। हाँ जी, हम जहाँ भी फरीहा का नाम आता है साथ साथ गुजरावाला आर्ट काउंसिल का आता है। ये गुजरावाला के लिए किस्मती है, और फरीहा जहाँ भी जाती है इसकी पहचान गुजरावाला। तो क्या आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी और हमारी ऑडियंस भी, बल्कि जितने भी हमारे GFPP के देखने वाले हैं वो चाह रहे थे कि फरीहा जो है कुछ भी जो है वो जो कलाम गाती हैं या कुछ भी जो भी कलाम पढ़ती हैं, कुछ भी करती हैं, तो वो कुछ जो है वो सुनाए। जी फरिया, देखो इधर वो म्यूजिक तो नहीं है लेकिन उसके हो गए म्यूजिक के भी फरिया का आवाज़ जो है ना, हाँ जी माशाल्लाह बड़ी इसका पिच इतना है कि म्यूजिक इसका गुलाम है ऐसे। म्यूजिक यानी म्यूजिक सोच रहा होता है कि मैं कैसे बजूं इसके साथ। क्या बात, इसकी आवाज़ वेरी वेरी। संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी मुहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सिर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सिर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। चेहरे को जवान और तरोताज़ा बनाने के लिए अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल लाया मेडिकेटेड हाइड्रा फिश। Al-Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.